हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और ये थंबनेल से पता चलता है कि आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी एग्जाम 2025 के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और विषय होगा आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो भूगोल से संबंधित हम आज प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। समय न गंवाते हुए आइए देखते हैं। बी और सब्सक्राइबर पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि एस्टेरॉइड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच में स्थित है, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं, वो किन ग्रहों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी सही है, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में यह स्थित है। एस्टेरॉइड जो बेल्ट होता है वो क्षुद्र ग्रहों को कहते हैं और यह बृहस्पति तथा मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। हम इसका एक फिक भी आपको देख के बताते हैं। यहाँ पे देखिए 8 ग्रहों का हमने एक कलेक्शन ले लिया है और यह है आपका बृहस्पति ग्रह और यह है आपका मंगल ग्रह। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, इसी को हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है, ये आपका मंगल है और यह है आपका बृहस्पति। इन दोनों के बीच में दो छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह है, इसी को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, इसी को बोलते हैं हम एस्टेरॉइड बेल्ट। तो सही उत्तर क्या है आपका, मंगल और बृहस्पति के बीच में यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर हम दूसरे की तरफ। चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी को क्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं यह आपका पृथ्वी है, देख सकते हैं यह आपका पृथ्वी है और यह आपका चंद्रमा है। आप जान सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, मून है, और पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक दूरी को, ये देख सकते हैं कि ये वाली दूरी मतलब सबसे अधिक है, जिसको हम कह सकते हैं कि 4,06,000 किलोमीटर। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी से 4,06,000 किलोमीटर की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि उसको हम बोलते हैं अपोजी। तो ऑप्शन ए सही है, हम अपोजी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपोजी बोलते हैं। यानी पृथ्वी से चंद्रमा जब दूर होगा उसको हम बोलते हैं अपोजी। पूछता है कितना किलोमीटर, तो 4,06,000 किलोमीटर। लेकिन वही जब नजदीक होगा, यहाँ पे देखिएगा यह दूरी ज्यादा है इसकी अपेक्षा, तो यह दूरी 3,64,000 किलोमीटर। यानी जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम 3,64,000 किलोमीटर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे बताए हैं कि पेरिजी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिजी बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं, जिसके उपभू बोलते हैं और हिंदी में अपभू बोलते हैं। तो आपने देखा कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी को क्या कहते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। उसी तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच की भी दूरी को क्या कहते हैं और नजदीकी को क्या कहते हैं। एक नेक्स्ट फिगर आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे ये सूर्य है और ये है आपका ये पृथ्वी है, ये आपका अर्थ है और ये भी आपका अर्थ है, पृथ्वी है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दूरी है ये सर्वाधिक यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ये जो सबसे नजदीक की दूरी है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर। यानी ये दूरी कम है और ये दूरी क्या है आपका, अधिक है। तो जब अधिक दूरी हो उसको हम अपसौर बोलते हैं और नजदीक वाली दूरी को हम उपसौर बोलते हैं। ये प्रश्न पूछता है कि उपसौर की स्थिति किस डेट को आती है और अपसौर की स्थिति किस डेट को आती है। तो हम देख सकते हैं कि 3 जनवरी को उपसौर होता है, यानी नजदीक होता है। 14,70,000 किलोमीटर, 70 लाख यानी 14.70 लाख किलोमीटर को उपसौर बोलते हैं, जो 3 जनवरी को आता है। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आता है। 3 जनवरी और 4 जुलाई। तो नजदीक वाले को उपसौर
और दूर वाले को अपसौर, यानी हम कह सकते हैं 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गया। चंद्रमा और सूर्य के बीच में वो कभी भी किसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हम आपको दोनों चीजें समझा दिए। जीपीएस में कितने उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, 24 उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। जीपीएस में 24 उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। और अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसमें 24 कक्षीय उपग्रह शामिल है, उसी को हम बोलते हैं जीपीएस। नेक्स्ट चलते हैं, समय का अभाव है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा। हैली गेल तथा विल्सन क्या है? हैली गेल तथा विल्सन क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, यह एक प्रकार का धूमकेतु है। यहां पे मैं आपको समझा दिया हूं, हैली गेल तथा विल्सन धूमकेतु है जिसे हम पूंछल तारे कहते हैं, पूंछ वाला तारा हम कहते हैं, पूंछ वाला तारा कहते हैं। यह काफी दिनों के बाद दिखाई देता है। यह आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं पूंछल तारा या हम बोलते हैं इसको धूमकेतु। तो हैली गेल अथवा विल्सन ये एक प्रकार का पूंछल तारा है या हम कह सकते हैं धूमकेतु है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं कि हेलियोसेंट्रिक और सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, कोपरनिकस के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? जो पीजीटी की तैयारी करता है उसको अमूमन नहीं पता होता, लेकिन फिर भी एक इजी प्रश्न है, लेकिन आपके सामने से एक बार गुजरेगा तो कहीं इसमें भी मिस नहीं हो जाएगा। 1.3 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आपका पहुंच जाता है, इतना समय लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसतन तापमान कितना होता है? भूमंडल के समस्त यानी जमीन पे पाए जाने वाले जितने जो सागर हैं उसका जो एवरेज टेम्परेचर कितना है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी सही है, 17.2 सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? तो सबसे गर्म सागर कौन सा है? तो ऑप्शन बी है लाल सागर। लाल सागर आप जान सकते हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को काट करके स्वेज नहर बनाया गया है, यानी बीच में जो इजिप्ट में, मिस्र में ये एक जगह बच गया था उसको काट करके स्वेज नहर बनाया गया। तो लाल सागर में सबसे गर्म सागर है, यहाँ पे देख सकते हैं लाल सागर में जल का अधिकतम तापमान 38 सेंटीग्रेड तक अंकित किया गया है तथा ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान 29 सेंटीग्रेड होता है। यानी जो औसत जो है 29 होता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कि डेटम रेखा क्या है? तो यह एक औसत समुद्र तल यानी है, ये इसको डेटम रेखा आप कह सकते हैं। डेटम रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी स्थान की ऊंचाई एवं गहराई मापी जाती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो औसतन समुद्र तल है उसी को हम डेटम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सीपी ब्लेकर ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो सीपी ब्लेकर के हिसाब से हम देखेंगे तो 5 अवस्थाएं बताई गई है। और 1929 में WS थॉमसन ने सर्वप्रथम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यानी सर्वप्रथम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया जाता? तो WS हम कह सकते हैं थॉमसन ने, लेकिन हम कह सकते हैं फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने 1945 में फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने इसे, देखिए यहाँ पे दिए हैं, 1945 में डब्ल्यू नोटेस्टीन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप एवं क्रमबद्धता के साथ इसका अध्ययन किया, इसीलिए इनको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक या फादर के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने इस अवस्था को 3 अवस्थाओं में, जैसे जो है
फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टिन ने इनकी 3 अवस्थाएं बताई है और सीपी ब्लेकर ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1945 में फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टिन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को क्रमबद्ध वैज्ञानिक तथ्य के साथ इसे अध्ययन किया, इसीलिए इनको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि केम की संरचना होती है। केम की संरचना कहाँ होती है, किससे होती है? तो ऑप्शन सी है, बजरी से होती है। केम की जो संरचना होती है वो बजरी से होती है। केम है क्या? केम हिमनद के सीमांत पर एकत्रित मलबा के ढेर को कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हिमनद का जो ढेर होता है, जहां मलबा होता है, एकत्रित होता है, उसी को हम केम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कोल शब्द संबंधित है, तो कोल शब्द ग्लेशियर से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, कोल ग्लेशियर से संबंधित है। यहां पे देख रहे हैं पीडमंट मैदान डैश 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 द्वारा बने हैं। किसके द्वारा बने हैं? तो पीडमंट जो मैदान है वो नदियों के द्वारा बनाया गया है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपका प्रैक्टिस सही नहीं रहेगा तो आप गलत कर जाएंगे। मैं बताऊं कि टीजीटी हो या पीजीटी की तैयारी के लिए मैं एक दिन वीडियो लाऊंगा कि कैसे उसकी तैयारी करते हैं। तटीय बालू डिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास होता है। यानी जो बालू कण का जो आदर्श व्यास क्या होना चाहिए, यहां पे देखते हैं कि 0.25 मिलीमीटर। यानी हम कह सकते हैं तटीय बालू डिब्बा के निर्माण हेतु बालू के कण का जो आदर्श व्यास, आदर्श साइज होनी चाहिए 0.25 मिलीमीटर होना चाहिए। यह पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित डिब्बे या स्तूपों को हम बालू का स्तूप कहते हैं। इसकी व्यास की जहां बात आती है तो 0.25 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम है। जलप्रपात का नाम है तो यहां पे हम विक्टोरिया प्रपात, इसका नाम क्या है? विक्टोरिया प्रपात। यानी कह सकते हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? तो विक्टोरिया प्रपात इसका नाम है। हम देखते हैं यहाँ पे इसको प्रपातों का भी हमने जिक्र किया है। जो एंजेल प्रपात है वो वेनेजुएला में है और यह 979 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर उसका जो असली भाग है और ऊपर वाला भाग है उसकी मीटर की देखें तो 979 मीटर यह लंबा है। और तुगेला जलप्रपात है दक्षिणी अफ्रीका 948 मीटर की ऊंचाई से। रिबन जलप्रपात कैलिफोर्निया में 491 मीटर से और नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में 55 मीटर ऊंचे से यह गिरता है। इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। तो हम कह सकते हैं एंजेल प्रपात वेनेजुएला में 979। तो मैंने कुछ प्रपातों की भी बात किया जिससे कि आपको ये ज्ञान हो जाए कहाँ है ये। घाटी रंध्र स्थलाकृतियां संबंधित है तो ऑप्शन बी है भूमिगत जल से, यानी जमीन के अंदर जल से घाटी रंध्र स्थलाकृतियां जहां पे चूना और भी कई तरह के वहां पे पाए जाते हैं रासायनिक केमिकल और कई तरह की आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो घाटी जो रंध्र है वो भूमिगत जल से निर्मित है। नेक्स्ट चलते हैं कि सर्क उत्पत्ति का जो बर्गसुंड सिद्धांत दिया गया था, माने किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ऑप्शन सी सही है, जॉनसन के द्वारा यह बर्गसुंड सिद्धांत प्रतिपादित दिया गया था। 1904 में जॉनसन के द्वारा दिया गया था और बर्गसुंड सार्क में गतिशील हिम के ऊपरी सतह से निर्मित बाहरी तथा चौड़ी दरारों को बर्गसुंड कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम व्याख्या के साथ। पेडिमेंट किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो पेडिमेंट ऑप्शन डी सही है, मरुस्थल में मिलते हैं। यह पर्वतीय अग्रभाग तथा वाजता के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को
पेडिमेंट कहते हैं। मैं आपको फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं कि पेडिमेंट के, देखिए ये क्या है, ये आपका पर्वतीय भाग है ये, और यहाँ पे ढालू है। ये वाला जो प्लेन है, थोड़ा सा जो भाग है जहां पे आर्क डाउन होता है, इसी को पेडिमेंट कहते हैं। पहाड़ के जो निचला भाग या इधर जो डाउन होगा उसी को हम पेडिमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। पेडिमेंट के निर्माण से संबंधित निम्न सिद्धांत, यानी पेडिमेंट से संबंधित कुछ सिद्धांतों की भी हम बात कर लेते हैं। यह सिद्धांत किससे है, तो लासन का सिद्धांत भी पेडिमेंट से ही संबंधित है, और मैगी का चादरी बाढ़ सिद्धांत भी पेडिमेंट से ही संबंधित है, और गिलबर्ट का जो पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत भी पेडिमेंट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ये तीन सिद्धांत है वो पेडिमेंट से ही रिलेटेड है। अगर इसमें से पूछता है तो आप सरलता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रशंत पर्वत का, यानी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन डी है, वाजेस जो पर्वत है, ये आपका ब्लॉक पर्वत, यानी हम कह सकते हैं भ्रशंत पर्वत का यह एक एग्जाम्पल है। हम कुछ पर्वतों का यहाँ पे जिक्र किए हैं जो कहाँ पे, यूरोप में, यह जो वासेस पर्वत कहाँ पे है, यूरोप में, और ब्लैक फॉरेस्ट, यानी हम कह सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट और वासेस पर्वत, ये दोनों ब्लैक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। और पाकिस्तान में साल्ट रेंज, यानी जो ब्रह्मोस पर्वत है इसको साल्ट रेंज यही पर्वत है, और कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा, और भारत में सतपुड़ा पर्वत इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। और सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है। आइए इसका कुछ हम एक फिगर भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो अगर एक प्लेन भाग हो और एक भाग यह नीचे क्या हो गया, ये धंस जाए और ये भाग ऊपर उठ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी भाग ऊपर को उठ गया है, ये भी भाग नीचे को धंस गया है। तो इसी को, ये जो पर्वत है इसी को हम ब्लॉक जो है माउंटेन कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं भ्रशंत पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं ये उठे हुए भाग को। तो नेक्स्ट चलते हैं हम और प्रश्नों की तरफ। कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार है, यानी किस चीज का इस कनाडा में सबसे अधिक भंडार है, तो यूरेनियम का। हम ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें ऑप्शन के हिसाब से यूरेनियम का। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड न्यूक्लियर संगठन के अनुसार पहले नंबर पे न्यूक्लियर जहां पे कजाकिस्तान में सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पे कनाडा और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यानी यूरेनियम का जो भंडार अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक कजाकिस्तान में है, दूसरे में हम कनाडा में, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो कनाडा में सबसे अधिक अगर कोई धातु पाई जाती है तो यह है आपका यूरेनियम, खनिज भंडारण जो पाया जाता है यूरेनियम। नेक्स्ट, अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिकतम उत्पादन करने वाला देश है। इनमें से बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक कौन सा देश है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में वाइट क्षेत्र बॉक्साइट निक्षेप के विख्यात क्षेत्र है, यानी वाइट क्षेत्र जो है बॉक्साइट के लिए, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि झरिया है, रानीगंज है, कोयला के लिए है, उसी तरह से यहाँ पे वाइट जो है क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, यूरेनियम जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी इसमें सब कार्बनिक की स्थिति पाई जाती है, ये सब क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पे है, इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो पूर्व सोवियत संघ में, यानी रूस में सर्वाधिक संचित भंडार है इस ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ देखते हैं अगर सर्वाधिक संचित भंडार की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लौह अयस्क, ब्राजील में, रूस में और चीन में, ये हमने एक क्रम दिया है। और उत्पादन करने वाले शीर्ष देश चीन, यानी सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो भंडारण अलग चीज है और प्रोडक्शन अलग है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संपदा है लेकिन उसका हम उत्पादन
नहीं करते। तो उत्पादन करने वाला है चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, ये तीनों का क्रम है। और भंडारण की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस और चीन लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडारण की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो ऑप्शन ए सही है, जलवायु परिवर्तन को। मिलानकोविच मुख्य जो किसको प्रभावित करता है, तो जलवायु परिवर्तन को, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडारण है। तो स्वाभाविक है कि जहां पे जीवमंडल इसका सबसे सर्वाधिक बड़ा भंडारण है, ऑप्शन ए सही है। इसलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मैं कल मिलता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो बने रहिए।